हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं किसान और काश्तकार। वैसे तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो है हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगती है, लेकिन मैं सच में बता रही हूँ, आपकी 10th क्लास की हिस्ट्री बहुत अच्छी है। जब आप बड़े हो जाओगे ना, आप मतलब अभी भी बड़े ही हो, जब आप 24-25 साल के हो जाओगे तो आप ये बुक दोबारा पढ़ के देखना, आपको ये बुक कितनी अच्छी है, आपको कितनी नॉलेज मिलती है इस बुक से। पिछले किसानों के बारे में, चारवाहों के बारे में, किसी किसी के भी बारे में। सच में बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसको इंटरेस्टिंग तरीके से जानने की कोशिश करें। करते हैं हम चैप्टर स्टार्ट। तो पिछले अध्यायों में हमने यही पढ़ा था, वनों के बारे में, चारगाहों के बारे में, और वो अपनी रोज़ी रोटी कैसे अर्जित करते हैं इसके बारे में। लेकिन इस बार जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? किसानों के बारे में। किसानों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वही दूसरी तरफ आप जानेंगे कि आधुनिक खेती की शुरुआत का विभिन्न देहाती समूहों पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब जो आधुनिक खेती हुई थी, आधुनिक उपकरण जो होते हैं उनसे खेती होने से जो छोटे किसान होते हैं, गरीब किसान होते हैं, और जो देहाती किसान होते हैं, देहाती मतलब जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े इलाके होते हैं ना, वो, ठीक है, उन पर आधुनिक खेती का क्या प्रभाव पड़ा, इस बारे में हम इस चैप्टर पे पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम इंग्लैंड के छोटे किसान, जिसको कॉटेजर, और अमेरिका के गेहूं उत्पादकों और बंगाल के अफीम उत्पादक, इन सब के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत है वो इंग्लैंड से करते हैं। इंग्लैंड से क्यों करेंगे? क्योंकि कृषि क्रांति की जो पहली दस्तक थी वो वहीं थी। मतलब कृषि क्रांति जो है सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई थी, इसलिए हम स्टार्ट भी इंग्लैंड से ही करेंगे। आ जाते हैं नंबर 1 पर, इंग्लैंड में आधुनिक खेती की शुरुआत। तो 1 जून 1830 की घटना है। इंग्लैंड के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के एक किसान ने अचानक पाया, इतनी पुरानी घटना है 1830, उसके बाड़े में रात को आग लगाने से पुआल सहित सारा खलिहान जलकर राख हो गया। बाद के महीनों में इस तरह की घटनाएं कई दूसरे ज़िलों में भी दर्ज की गई कि रात को लोगों के खेतों में आग लग जाती थी और सुबह तक खेत जो है जल के खाक हो जाया करते थे। कहीं सिर्फ पुआल जल जाती तो कहीं तो पूरा का पूरा फार्म हाउस ही स्वाहा हो जाता। फिर 28 अगस्त 1830 के दिन इंग्लैंड के ईस्ट कैंट में मजदूरों ने एक थ्रेशिंग मशीन को तोड़कर नष्ट कर दिया। अब ये क्या था कि उनके खेतों में आग लग रही थी और वो वहाँ पे मशीनें तोड़ने चले गए। इन दोनों चीज़ों का क्या संबंध है? कुछ तो होगा। पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि बाड़ाबंदी क्या होती है। बाड़ाबंदी होती है पारंपरिक खुली ज़मीनों पर निजी बाड़ लगाने की ऐतिहासिक प्रक्रिया। मतलब एक तरीके से ज़मीन को जो है अपने अधिकार में कर लेना, ठीक है, कि ये इतनी ज़मीन मेरी हो गई। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा? मशीनों को तोड़ दिया, थ्रेशिंग मशीन, जिनके बाद 2 साल तक दंगों का दौर चला, जिसमें तोड़ फोड़ की ये घटनाएं पूरे दक्षिण इंग्लैंड में फैल गई। इस दौरान लगभग 387 थ्रेशिंग मशीनें तोड़ी गई, और थ्रेशिंग मशीन बहुत महंगी आती है। किसानों को धमकी भरे पत्र मिलने लगे कि वह इन मशीनों का इस्तेमाल करना बंद कर दें, क्योंकि इनके कारण मेहनत कशों की रोजी रोटी छिन गई है। पता होता क्या है? होता ये है, जब लोग हाथ से काम करते हैं, जैसे कि हाथ से मान लीजिए खेतों में कटाई चल रही है, तो 100-200 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी कटाई के लिए। मान लीजिए सबको 10-10 रुपये कटाई के मिलेंगे और वो 10-10 रुपये उनके काम आएंगे। लेकिन अब आ गई थ्रेशिंग मशीन। थ्रेशिंग मशीन से क्या होगा? थ्रेशिंग मशीन जो है 100 लोगों का काम अकेले ही कर लेगी। अब जो थ्रेशिंग मशीन को खरीदेगा उसको 100 लोगों की क्या ज़रूरत, वो तो अकेला ही उससे काम करवा लेगा। तो वो जो 100 लोग हैं वो तो बेरोज़गार हो गए ना। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरीके से मशीन जो है लोगों के हाथ काट देती है। हाथ काटने का मतलब ये नहीं सच में उनके हाथ काट देती है, मतलब उनको बेरोज़गार कर देती है। इसलिए जो छोटे किसान हैं वो थ्रेशिंग मशीन वालों को धमकी दे रहे थे कि इसका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे गरीब किसानों पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। ज़्यादातर खतों पर कैप्टन स्विंग नाम के किसी आदमी के दस्तखत होते थे। जो खत आते थे उनके पास, जो बड़े किसान होते थे जिनके पास मशीन होती थी, तो उस पर खत पे लिखा होता था, साइन होते थे कैप्टन स्विंग। ज़मींदारों को यह खतरा सताने लगा कि कहीं हथियारबंद गिरोह रात में उन पर भी हमला ना बोल दे। इस चक्कर में बहुत सारे ज़मींदारों ने तो अपनी मशीनें खुद ही तोड़ डाली। कभी कोई उनके पास आए, उनकी मशीनें भी तोड़े और साथ में उनको भी तोड़े। इसलिए बेचारों ने, जो ज़मींदार थे उस टाइम, तो वो बेचारे ही बन गए, उन्होंने अपनी मशीनें खुद ही तोड़ दी। जवाब में सरकार ने सख्त कार्रवाई की। सरकार को जिन जिन लोगों पर शक था उनको फांसी भी दी गई और लगभग 444 लोगों को बंदी बनाया गया। ठीक है, मतलब खूब हल्ला हुआ।
इन खेतों में मौजूद कैप्टन स्विंग के एक मिथकीय नाम था, तो स्विंग के नाम पर दंगे करने वाले आखिर थे कौन? मतलब कैप्टन स्विंग जो था ना, वो कोई आदमी नहीं था, बस ऐसे ही किसी के नाम से जो है कोई ग्रुप था जो उसके नाम से धमकी भरे लेटर भेजता था। ठीक है, आखिर वो था कौन? तो वे थ्रेशिंग मशीनों को तोड़कर क्यों आमादा थे? अब वो थ्रेशिंग मशीनों को क्यों तोड़ना चाहते थे और वो विरोध क्यों कर रहे थे? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें 18वीं और 19वीं सदी के दौरान इंग्लैंड की खेतीमाए बदलाव को देखना होगा कि आखिर वो थ्रेशिंग मशीन को क्यों तोड़ रहे थे। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि वो क्यों तोड़ रहे थे, क्योंकि उससे जो है गरीब किसान बेरोज़गार हो रहे थे, इसलिए तोड़ रहे थे। ठीक है, और वो लोग कौन थे और कैप्टन स्विंग नाम का यूज़ क्यों कर रहे थे, ये सब हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो हम आते हैं 1.1 खुले खेतों और कॉमन्स का दौर। 18वीं सदी के अंतिम वर्षों और 19वीं सदी के शुरुआती दौर में इंग्लैंड के देहाती इलाकों में नाटकीय बदलाव हुए। पहले इंग्लैंड का ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी खुला खुला हुआ करता था। ना तो ज़मीन भूस्वामियों की निजी संपत्ति थी और ना ही उनकी बाड़ाबंदी की गई थी। मतलब जो ज़मीन के जो मालिक होते हैं ना, उनकी खुद की वो ज़मीनें नहीं थी, ना ही उन पर उनका कोई हक था। बाड़ाबंदी होता है एक तरीके से ज़मीन को घेर लेना। किसान अपने गांव के आसपास की ज़मीन पर फसल उगाते थे। ठीक है, साल की शुरुआत में एक सभा बुलाई जाती थी जिसमें गांव के हर व्यक्ति को ज़मीन के टुकड़े आवंटित किए जाते थे। मतलब ज़मीन किसी के नाम पे नहीं हुआ करती थी, हर साल ज़मीनें जो हैं बांटी जाती थी, सबको ज़मीन दी जाती थी। किसके लिए? खेती करने के लिए। टुकड़े बांटे जाते थे ज़मीन के कि ये वाला टुकड़ा तुम्हारा हो गया, ये वाला हिस्सा तुम्हारा हो गया। इस तरीके से कोशिश ये होती थी कि हर किसान को अच्छी और ख़राब दोनों तरीके की ज़मीनें मिले, क्योंकि ज़मीन हर तरीके की होती है ना, कहीं पे फसल अच्छी उगती है, ऐसा नहीं होता था किसी को बेकार सी दे दी और किसी को अच्छी ज़मीनें दे दी। हर किसान को दोनों तरीके की ज़मीनें मिलती थी। खेती को इस ज़मीन के परे साझा ज़मीन होती थी। कॉमन्स की इस साझा ज़मीन पर सारे ग्रामीणों का हक होता था। वहाँ पर वो लोग क्या करते थे, उस ज़मीन पे वो लोग अपनी भेड़ और बकरियों को चराते थे। ठीक है, मतलब ये कि वो उस टाइम काफ़ी खुश थे, वो अपनी भेड़ बकरियों को भी चराते थे और खेती भी करते थे। फिर क्या हुआ उसके बाद और खाने के लिए कंदमूल फल इकट्ठा करते थे। जंगल में वे शिकार करते और नदियों ताल तलैयों में मछली पकड़ते। मतलब खूब मज़े से वो अपना ज़िंदगी का गुजारा कर रहे थे। गरीबों के लिए तो यह साझा ज़मीन जिंदा रहने का बुनियादी साधन थी। इसी ज़मीन के बल पर वह लोग अपनी आय में कमी को पूरा करते थे, अपने जानवरों को पालते थे। जब किसी साल फसल बिल्कुल चौपट हो जाती थी या कोई संकट आ जाता था, मतलब जिस साल फसल ज़्यादा नहीं उग पाती थी, तो वो अपने जानवरों वगैरह से ही पैसे कमाते थे और अपना गुजारा करते थे। ठीक है, जो फालतू की ज़मीन थी जहाँ पे वो सब अपने जानवर चराते थे, मैं वहाँ की बात कर रही हूँ फ़िलहाल। इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में खुले खेतों और मुक्त और साझी ज़मीन की अर्थव्यवस्था 16वीं शताब्दी से ही बदलने लगी थी। 16वीं सदी में जब ऊन के दाम विश्व बाज़ार में चढ़ने लग गए, मतलब ऊन की डिमांड ज़्यादा होने लग गई, तो सारे के सारे किसान ऊन का उत्पादन करने की कोशिश करने लग गए। मतलब ऐसे जानवरों को पालने लग गए जिनसे ऊन मिले। जैसे कि इसके लिए उन्हें भेड़ों की नस्ल सुधारने और बेहतर चारागाहों की आवश्यकता थी ताकि ज़्यादा ऊन मिले। नतीजा यह हुआ कि साझा ज़मीन को काट छाट कर घेरना शुरू कर दिया। मतलब सब अपनी अपनी ज़मीनें घेरने लग गए कि ये ज़मीन मेरी हो गई, यहाँ पर सिर्फ मैं उगाऊँगा। मतलब सब अच्छी अच्छी ज़मीनों को घेरने लग गए ताकि एक की संपत्ति दूसरे से या साझा ज़मीन से अलग हो जाए। साझा ज़मीन क्या थी, वहाँ पर कोई भी जा सकता था और अपनी भेड़ बकरियों को चरा सकता था। ज़मीन पर झोपड़ियाँ डालकर रहने वाले ग्रामीणों को उन्होंने निकाल बाहर किया और बाड़ाबंद खेतों में उनका प्रवेश निषिद्ध कर दिया। यह बाड़ाबंदी की शुरुआत थी। बाड़ाबंदी मतलब अपनी अपनी ज़मीनों को घेर लेना, एक निशान लगा देना कि ये ज़मीन जो है वो प्राइवेट हो गई, मतलब खुद की हो गई। जैसे कि हमारा घर अपना होता है ना, ऐसा नहीं होता ना कि कोई भी उसके अंदर घुसा चला आता है या फिर रहने लग जाता है, तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाती है। जबकि पार्क में कोई भी जा सकता है, वो सबके लिए होता है, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है। इसी तरीके से वो साझा ज़मीन जो है वो सबकी थी और उसमें सबने बाड़ाबंदी करनी शुरू कर दी, मतलब अपनी अपनी जगह घेरनी शुरू कर दी। ठीक है, 18वीं शताब्दी के मध्य तक बाड़ाबंदी आंदोलन की रफ्तार काफ़ी धीमी रही। मतलब तब तक तो बाड़ाबंदी इतनी नहीं थी। शुरू में गिने चुने भूस्वामियों ने ही अपनी पहल पर ही बाड़ाबंदी की थी। इसके पीछे राज्य या चर्च का हाथ नहीं था। लेकिन 18वीं सदी के दूसरे हिस्से में बाड़ाबंदी आंदोलन इंग्लैंड के पूरे देहात में फैल गया। मतलब ज़्यादातर लोग जो है ज़मीनें घेरने लग गए और इसने इंग्लैंड के भूदृश्य को आमूल बदल कर रख दिया। मतलब वहाँ का नज़ारा ही बदल गया। 1750 से लेकर 1850 तक इसके बीच में 60 लाख एकड़ ज़मीन पर बाड़ें लगाई गई। मतलब सबने उसको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना ली। ब्रिटेन की संसद ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन बाड़ों को वैधता प्रदान करने के लिए 4000 कानून पारित किए।
4000 नए कानून बने ताकि वो जो उन्होंने ज़मीनें घेरी हैं वो ज़मीनें जो है उनकी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाएं, उनकी खुद की प्रॉपर्टी बन जाएं, फिर उनकी मर्ज़ी है वो उसको बेचें, चाहे वो उसको किसी को किराए पे दें या कुछ भी करें। और फिर पता है क्या हुआ, जिन्होंने वो बाड़ाबंदी की थी ना, जिन लोगों ने वो ज़मीनें घेरी थी, वो आगे चल के ज़मींदार बन गए और गरीब किसानों को वो ज़मीनें दूसरों को प्रोवाइड कराने लग गए, उनका रेंट लेने लग गए और फिर वो मालदार ज़मींदार बन गए वो आगे चल के। ठीक है, यहाँ पे आप इंग्लैंड के नक्शे में देखिए, यहाँ पे जहाँ पे ये नंबर्स लिखे हैं ना 1 2 3 4 5 6, ये जितने भी नंबर्स हैं ये हैं तोड़ी गई मशीनों की संख्या। मतलब यहाँ पर मशीनें तोड़ी गई थी। और जो ग्रीन कलर है, ये जो ग्रीन कलर हो रहा है वो है स्विंग आंदोलन के प्रभाव वाला क्षेत्र। जहाँ पर स्विंग आंदोलन हुआ था ये वो क्षेत्र है जो डार्क ग्रीन कलर का है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे 1.2 अनाज की बढ़ती मांग। अभी भी हम इंग्लैंड की बात पर ही बात कर रहे हैं। ठीक है, ज़मीन को बाड़ाबंद करने की ऐसी जल्दबाजी क्यों थी और इन बाड़ों का मतलब ही क्या था। नए बाड़े पुराने बाड़ों से भिन्न थे। जहाँ 16वीं शताब्दी के बाड़े में भेड़ पालन का विकास किया गया था, वहाँ तो भेड़ पालन होता था पहले, सब वहाँ पे अपनी भेड़ें चराते थे। वहीं 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाड़ाबंदी का उद्देश्य अनाज उत्पादन हो गया। मतलब ये जब वो साझा ज़मीन थी तब तो वहाँ पे सब अपने वो क्या बोलते हैं जानवर चराते थे, लेकिन जब सबने उनको घेर लिया, बाड़ाबंदी कर दी, अपनी अपनी ज़मीनें बांट ली वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ पे क्या करना शुरू कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया, अनाज उत्पादन शुरू कर दिया। ठीक है, अनाज उगाना। और इसका संदर्भ भी अलग था, एक नए दौर का सूचक। 18वीं शताब्दी के मध्य से इंग्लैंड की आबादी तेज़ी से बढ़ी। तो जब ज़्यादा आबादी बढ़ेगी तो ज़्यादा आबादी क्या करेगी, ज़्यादा खाना मांगेगी। ठीक है, 1750 से 1900 के बीच इंग्लैंड की आबादी 4 गुना बढ़ गई, एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 1750 में कुल आबादी 70 लाख थी, जो कि 1850 में 2.1 करोड़ हो गई। पहले लाख में थी और अब करोड़ में हो गई। 1900 में 3 करोड़ तक जा पहुंची। जाहिर है कि अब ज़्यादा अनाज की ज़रूरत थी, क्योंकि इतने लोग भूखे तो रहेंगे नहीं। इसी दौर में इंग्लैंड का औद्योगिकरण भी होने लग गया था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ और ये सारे कारखाने वगैरह ये सब लगने लग गए थे। बहुत सारे लोग रहने और काम करने के लिए गांव से शहरों का रुख करने लग गए थे। पलायन भी होने लग गया था, गांव से शहरों में जाके बस जाते थे काम करने के लिए, और कुछ लोग थोड़े टाइम के लिए जाते थे, कमा के वापस भी आ जाते थे। ये उस टाइम की बात हो रही है। खाद्यान्नों के लिए, मतलब खाने पीने की चीज़ों के लिए बाज़ार पर निर्भर होते गए। मतलब सबको जो है खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत थी और उत्पादन की ज़रूरत थी, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन की ज़रूरत थी। तो जिस जगहों पे लोग भेड़ चराते थे उस जगहों पे लोगों ने भेड़ चराने के अलावा क्या करना शुरू कर दिया, अनाज उगाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब ऊन की डिमांड से ज़्यादा खाने की डिमांड होने लग गई थी। 18वीं शताब्दी के मध्य से इंग्लैंड की आबादी, ये तो हमने पढ़ लिया। 18वीं सदी के अंत में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध शुरू हो गया था। ठीक है, इसकी वजह से यूरोपीय खाद्यान्नों के आयात सहित व्यापार बाधित हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड में खाद्यान्नों के दाम आसमान छूने लगे, खाने पीने की वस्तुओं के दाम, क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो इन सब चीज़ों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इससे उत्साहित होकर भूस्वामी अपनी बाड़ाबंद ज़मीन के बड़े पैमाने पर अनाज उगाने लग गए। उनके तो मज़े आ गए, क्योंकि अब उत्पादन बहुत ज़्यादा आसमान छू रहा था। उत्पादन की कीमतें जो है वो आसमान छू रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई थी। उनके मज़े आ गए, उन्होंने वहाँ पे जानवरों को चराना बंद कर दिया और गेहूँ उगाने, गेहूँ चावल खाने की जो चीज़ें होती हैं, कुछ भी हो चाहे वो, उसको उगाना शुरू कर दिया ताकि वो खूब कमा सकें। उन्होंने बाड़ाबंदी कानून पारित करने के लिए संसद पर दबाव डालना भी शुरू कर दिया। उनकी तिजोरियां भरने लग गई, मतलब वो खूब मालदार होने लग गए, और उन्होंने संसद पे दबाव डाला कि आप इसके लिए कानून बनाएं कि ये ज़मीनें हमारी हैं, मतलब इनको अब कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर आप ये देखिए चित्र 2 में इंग्लैंड और वेल्स में गेहूं के दामों की वार्षिक औसत। यहाँ पे देखिए 1771 में जो है 75% था, 1776 में जो है 80% हो गया, फिर 85, 90, ऐसे करते करते ये 1800 तक, मतलब ये टॉप पर है, ये जो 100 पे पहुंचा हुआ है। ये जो सबसे ऊपर आपको नोक सी दिख रही है, एक पहाड़ बना हुआ है ऐसे, और ये एक नोक सी दिख रही है, तो ये कौन से वर्ष का नीचे आई है, यहाँ पे ये है 1811 में। सन 1811 में उत्पादन जो है, उत्पादन के गेहूं उत्पादन जो है सबसे ऊंचाइयों पर था। ठीक है, और फिर ये आते आते 1846 में वापस 50 पे रह गया, मतलब वापस कम हो गया। ये हम कुछ मीनिंग्स समझ लेते हैं। यहाँ पे बुलेश, बुलेश मतलब होता है क्षमता की माप,
और शिलिंग, शिलिंग जो है जैसे हमारे यहाँ पे पैसे होते हैं, रुपए होते हैं, नोट होते हैं, ऐसी ये वहाँ की एक मुद्रा है। जैसे हमारे यहाँ की मुद्रा क्या है, रुपए, नोट, सिक्के, ये सब, ऐसी वहाँ की ये मुद्रा है। 20 शिलिंग इज़ इक्वल टू होता है 1 पौंड। 20 शिलिंग में 1 पौंड में जो है 20 शिलिंग होते हैं। तो ये वहाँ के पैसे हैं। अब हम पढ़ेंगे बाड़ाबंदी का युग 1.3। अभी भी हम इंग्लैंड की ही बात कर रहे हैं। इंग्लैंड के इतिहास में 1780 का दशक पहले के किसी भी दौर से ज़्यादा नाटकीय दिखाई देता है। इससे पहले अक्सर यह होता था कि आबादी बढ़ने से खाद्यान्न का संकट गहरा हो जाता था। मतलब जब आबादी बढ़ती थी तो खाने पीने की चीज़ें कम पड़ने लग जाती थी। लेकिन 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में ऐसा नहीं हुआ। जितनी तेज़ी से आबादी बढ़ी उतनी ही तेज़ी से क्या हुआ, उत्पादन भी बढ़ गया। पता है क्यों? क्योंकि जो लोग भेड़ बकरियां चराते थे उन्होंने अपनी ज़मीनों पे उत्पादन करना शुरू कर दिया था। इसलिए कहते हैं कि ये नाटक टाइप इसको कहते हैं कि ये नाटकीय दिखाई देता है ये सब। जनसंख्या वृद्धि की तेज़ रफ्तार के बावजूद 1868 में खाद्यान्न की अपनी ज़रूरतों का 80% इंग्लैंड खुद पैदा कर रहा था और बाकी का आयात किया जा रहा था। मतलब जितनी आबादी बढ़ रही थी उससे भी ज़्यादा तेज़ी से उत्पादन बढ़ रहा था। खाद्यान्न उत्पादन में हुई यह वृद्धि खेती की तकनीक में हुए किसी नए बदलाव का परिणाम नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि खेती में कुछ नई चीज़ें आ गई थी या कुछ मॉडर्न चीज़ें आ गई थी और उससे खेती उत्पादन बढ़ गया था। बल्कि क्या हुआ था, बल्कि हुआ सिर्फ इतना था कि नई नई ज़मीन पर खेती की जाने लग गई थी। मतलब जो ज़मीनें पहले भेड़ बकरियों को चरने के लिए थी उस पर अब क्या हो रहा था, उत्पादन हो रहा था। भूस्वामियों ने मुक्त खेती, सार्वजनिक जंगलों, दलदली ज़मीन और चारागाहों को काट छाट कर बड़े बड़े खेत बना लिए थे जंगलों पर, और उन पे क्या कर लिया था, बाड़ाबंदी, मतलब अपना कब्जा कर लिया था, उनको अपने नाम करवा लिया था, उनको अपनी निजी संपत्ति बना लिया था। ठीक है। इस समय तक किसान खेती में उन्हीं सरल तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे थे जो 18वीं सदी के प्रारंभ में बड़े पैमाने पर प्रचलित थी। मतलब वही तकनीकें थी जो पुरानी थी, वही यूज़ कर रहे थे। कोई न्यू तकनीक नहीं थी, कुछ नहीं था। 1660 के दशक में इंग्लैंड के कई हिस्सों में किसान शलजम और तिपतिया घास, जिसको हम फ्लोवर की खेती कहते हैं, वो करने लग गए थे। ये तिपतिया जो वहाँ पे कोई सब्जी होती होगी जिसको वो खाते होंगे। ठीक है। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि इन फसलों से ज़मीन की पैदावार बढ़ती है। फिर शलजम को पशु भी बड़े चाव से खाते थे, इसलिए वे शलजम और तिपतिया घास की खेती नियमित रूप से करते थे। जो उनकी बिकती थी वो बिक जाती थी और जो नहीं बिकती थी वो उन्हें उनके जानवर खा लेते थे। इसलिए वे शलजम और तिपतिया घास की खेती नियमित रूप से करने लगे। बाद में अध्ययनों से पता चला कि इन फसलों से ज़मीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जो फसल वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण थी। जब शलजम और तिपतिया उगाते हैं ना तो ज़मीन में नाइट्रोजन बढ़ जाता है और उससे क्या होता है, फसल और अच्छी उगती है, जिसके कारण ज़मीन की इससे तो फसल बहुत अच्छी उगती है। लेकिन जब हम लगातार खेती करते हैं ना तो ज़मीन की जो उर्वरता क्षमता होती है, मतलब पौधे उगाने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, वो पौधे अच्छे नहीं उगाती। तो वो क्या कर रहे थे, वो लगातार खेती कर रहे थे जिससे ज़मीन की उर्वरता कम होने लग गई। शलजम और तिपतिया घास की खेती से ज़मीन में नाइट्रोजन की मात्रा फिर से बढ़ने लग जाती थी और ज़मीन फिर उपजाऊ हो जाती। तो इस तरह 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में खेती में सुधार लाने के लिए किसान इन्हीं सरल तरीकों का नियमित रूप से इस्तेमाल करते थे। मतलब जब भी उनको लगता था कि ज़मीन की उर्वरता क्षमता कम हो रही है तो वो क्या करते थे, उस पर शलजम उगा दिया करते थे, क्योंकि शलजम उगाने से उसकी उर्वरता क्षमता अच्छी हो जाती थी। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब बाड़ाबंदी को एक दीर्घकालिक मतलब लंबा समय, दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखा जाने लग गया। मतलब जिन लोगों ने बाड़ाबंदी की थी, अपनी ज़मीनें घेर ली थी, दूसरों की जो सबकी थी वो ज़मीनें घेर ली थी, तो उनको लगने लग गया कि ये तो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट टाइप है, क्योंकि ये तो हमेशा हमारी ही रहने वाली है। और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए लोग बदल बदल के क्या करने लग गए थे, फसलें बोने लग गए थे। तो बाड़ाबंदी से अमीर भूस्वामियों को अपनी जोत बढ़ाने और बाज़ार के लिए पहले से ज़्यादा उत्पादन करने की सहूलियत मिली। जोत क्या होती है, मैंने आपको पहले भी कई वीडियोज़ में बताया हुआ है। जोत होती है जो खेत का आकार होता है ना, उसको कहते हैं जोत। ठीक है। तो जो भूस्वामी थे, जो भूमि के मालिक थे, वो अपना और हिस्सा बढ़ाने लग गए, अपने खेतों को और ज़्यादा बढ़ाने लग गए, क्योंकि उनको फ़ायदे हो रहे थे ना, और वह आगे चल के वो बहुत मालदार हो गए। वही तो हैं आगे चल के ज़मींदार वगैरह बन गए। ठीक है। अब हम बात करेंगे 1.4 गरीबों पर क्या बीती। ये सब जो ये चीज़ें हो रही थी, बाड़ाबंदी, ये वो, इन सब का गरीबों पे क्या असर पड़ा। तो अभी भी हम इंग्लैंड की ही बात कर रहे हैं। ठीक है। बाड़ाबंदी ने भूस्वामियों की तिजोरियां भर दी, मतलब उनको मालदार कर दिया। पर उन लोगों का क्या हुआ जो रोज़ी रोटी के लिए कॉमन्स पर ही आश्रित थे।
बाढ़ लगने से मतलब जो अपने भेड़ बकरियों और इन सब पे ही आश्रित थे, वो अपनी भेड़ों को अब कहाँ चरा रहे थे। ऐसे भी तो बहुत लोग थे ना जिन्होंने बाड़ाबंदी नहीं की थी। बाढ़ लगने से बाड़े के भीतर की ज़मीन भूआ स्वामी की निजी संपत्ति बन जाती है, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाती है। अब उसकी मर्जी है वो किसी को आने दे या ना आने दे। गरीब अब ना तो जंगल से जलवान की लकड़ी बटोर सकते थे और ना ही जो साझा ज़मीन थी जिस पर बाड़ाबंदी की गई थी, ना ही वो उस पर अपने पशु चरा सकते थे। वह ना तो सेब या कंदमूल बीन सकते थे और ना ही अपने पशु चरा सकते थे और ना ही शिकार करके गोश्त ले सकते थे वहाँ से। गोश्त लिखा है यहाँ पे, गोश्त मतलब होता है मीट, मांस, ठीक है। अब उनके पास फसल कटाई के भी कोई ज़रिया नहीं था, कुछ नहीं था। हर चीज़ पर किसका कब्जा था? ज़मींदारों का कब्जा हो गया, क्योंकि जिन्होंने बाड़ाबंदी की थी अब वो ज़मींदार बन गए, क्योंकि उन्होंने ज़मीनें ले ली ना तो ज़मींदार बन गए। हर चीज़ बिकने लग गई और वह भी ऐसी कीमतों पर जिन्हें अदा करना गरीबों के बस में नहीं था, क्योंकि महंगी हो गई ज़मीनें। अब वो कहाँ करें, क्या करें बेचारे, अपने जानवर कहाँ उगाएं, कहाँ से कंदमूल लें। उनके लिए तो सब कुछ ऐसा हो गया कि सब कुछ उनको पहले फ्री में मिलता था और अब सब कुछ खरीदना पड़ेगा। जहाँ कहीं बड़े पैमाने पर बाड़ाबंदी हुई, खासतौर पर इंग्लैंड के मध्यवर्ती क्षेत्रों और आसपास के प्रांतों में, वहाँ गरीबों को ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। उनके पारंपरिक अधिकार धीरे धीरे खत्म होते गए। उनके पारंपरिक अधिकार क्या थे कि कहीं पे भी जो साझा ज़मीन थी वहाँ पे जाएं, अपने पशुओं को चराएं, कंदमूल इकट्ठा करें, जानवरों का, किसी भी जानवर का शिकार कर लिया करते थे, वहाँ से मीट मांस भी ले लेते थे। तो इन सब से उनका जीवन यापन चलता था। लेकिन ये सारा का सारा क्या हो गया, धीरे धीरे ख़त्म होता गया। अपने अधिकारों से वंचित और ज़मीन से बेदखल होकर वे नए रोजगार की तलाश में दर दर भटकने लगे। मध्यवर्ती क्षेत्रों से वे दक्षिण प्रांतों की ओर जाने लग गए। मध्य क्षेत्र में सबसे सघन खेती होती थी और वहाँ खेतीहर मजदूरों की भारी मांग थी। लेकिन अब कहीं भी गरीबों को एक सुरक्षित नियमित रोजगार नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सब जगह तो भूस्वामियों ने जगह घेर ली थी। पुराने ज़माने में आमतौर पर मजदूर भूस्वामियों के साथ ही रहा करते थे। वह मालिकों के साथ ही खाना खाते और साल भर उनकी सेवा करते, ठीक है, मतलब सेवा के साथ उनकी जो है चापलूसी भी करते रहते ताकि वो काम पे रखें। यह रिवाज 18 साल तक आते आते समाप्त होने लगा। अब मज़दूरों को काम के बदले दिहाड़ी दी जाती थी। मतलब काम के बदले क्या दिया जाते थे? पैसे डेली के, जो अब तक होता आ रहा है। और काम भी केवल कटाई के दौरान ही होता था। ज़मींदार अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए मज़दूरों की दिहाड़ी में भी कटौती करने लग गए, मतलब कम पैसे देने लग गए। वो दिन का जितना काम करते थे उस हिसाब से उनको पैसे मिलते थे और अब वो उसमें भी कटौती करने लग गए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। पुराने ज़माने में आमतौर पर मज़दूर भूस्वामियों के साथ ही रहा करते थे, ये मैंने बता दिया। अब मज़दूरों को काम के बदले दिहाड़ी दी जाती थी और वो भी उस काम में भी कटौती करते थे। काम अनिश्चित, रोज़गार, असुरक्षा और आय अस्थिर हो गई। मतलब उनको डेली आय नहीं मिलती थी, कभी पैसे मिलते थे कभी नहीं मिलते थे। वर्ष के बड़े हिस्से में गरीब बेरोज़गार हो जाते थे। मतलब एक टाइम ऐसा होता था कि ज़्यादातर सभी बेरोज़गार हो जाते थे। सभी का मतलब है यहाँ पे गरीब मज़दूरों से, ठीक है। और अब हम पढ़ रहे हैं 1.5 थ्रेशिंग मशीन का आगमन। उसके बाद आई थ्रेशिंग मशीन। ये क्या थी? जिन दिनों नेपोलियन इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध छेड़े हुए था, उन दिनों खजाने के भाव काफ़ी ऊंचे थे, खाने पीने की वस्तुओं के, ठीक है। और काश्तकारों ने जमकर अपना उत्पादन बढ़ाया। मज़दूरों की कमी के डर से उन्होंने बाज़ार में नई नई आई थ्रेशिंग मशीनों को ख़रीदना शुरू कर दिया। उनको ये लग रहा था कि मज़दूर अगर आंदोलन करने लग जाएं कि हम तो इतने सस्ते में काम नहीं करेंगे, हमें थोड़े और पैसे चाहिए, इस डर से उन्होंने क्या करा, थ्रेशिंग मशीन ख़रीदनी शुरू कर दी, जिससे कि अगर मज़दूर काम ना भी करें या वो आलस करें काम करने में या मेहनत ना करें तो हम मशीन से काम करवा लेंगे। काश्तकार अक्सर मज़दूरों के आलस, शराबखोरी और मेहनत से जी चुराने की शिकायत किया करते थे। वो कहते थे कि ये मेहनत नहीं करते, शराब पीते हैं और आलस करते हैं। उन्हें लगा कि मशीनों से मज़दूरों पर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी। युद्ध समाप्त होने के बाद बहुत सारे सैनिक अपने गांव और खेत खलिहान में वापस लौट आए। मतलब वो वहाँ आके ना खेतों में काम करने लग जाते थे। उन्हें नए रोज़गार की ज़रूरत थी। लेकिन उसी समय यूरोप से अनाज का आयात बढ़ने लग गया, उसके दाम कम हो गए और कृषि पे जो है मंदी छा गई। बेचैन होकर भूस्वामियों ने खेती की ज़मीन को कम करना शुरू कर दिया और मांग करने लग गए कि अनाज का आयात रोका जाए, क्योंकि अनाज का आयात होने से क्या हो रहा था, अनाज सस्ता हो रहा था और सस्ता होने से जो है भूस्वामियों को घाटा हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम थे।
उन्होंने मतलब भूस्वामियों ने मज़दूरों की दिहाड़ी और संख्या कम करनी शुरू कर दी। मतलब कहीं पे पैसों की कटौती कर दी और कहीं पे मज़दूरों को ही हटा दिया। गरीब और बेरोज़गार लोग काम की तलाश में गांव-गांव भटकते रहते थे, जिनके पास अस्थायी सा कोई काम नहीं था। उन्हें भी आजीविका खो जाने की आशंका रहती थी, क्योंकि उन्हें काम नहीं मिलता था। यही वह दौर था जब देहात में कैप्टन स्विंग वाले दंगे फैले। गरीबों की नज़र में थ्रेशिंग मशीन बुरे वक्त की निशानी बन गई, क्योंकि उसके आने से गरीबों को काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया था। और ये जो दंगे फैले थे कैप्टन स्विंग वाले, ये गरीबों ने ही फैलाए थे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो गरीबों ने क्यों फैलाए थे। वो थ्रेशिंग मशीन को जगह जगह जाके तोड़ दिया करते थे, उनको डरा रहे थे कि आप थ्रेशिंग का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि थ्रेशिंग का यूज़ नहीं होगा तो किसकी डिमांड होगी, मज़दूरों की डिमांड होगी। और मज़दूरों को फिर दिहाड़ी भी ठीक से दी जाएगी, मतलब जो उनके पैसे होते हैं दिन के वो भी ठीक से दिए जाएंगे और उनकी थोड़ी इज्जत भी की जाएगी। ठीक है, अब हम ये इंग्लैंड की पूरी बात यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, तो हम किस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं यहाँ पे। इस तरह इंग्लैंड में आधुनिक खेती के आगमन से कई तरह के बदलाव हुए। मुक्त खेत समाप्त हो गए जो सबके लिए थे, और किसानों के पारंपरिक अधिकार जो थे वो अमीर किसानों ने पैदावार में वृद्धि और अनाज को बाज़ार में बेचकर मोटा मुनाफा कमाया और ताकतवर हो गए। और जिन्होंने बाड़ाबंदी नहीं की थी वो गरीब किसान बन के रह गए, वो पलायन करने लग गए, शहरों की तरफ काम करने लग गए। कुछ लोग मध्यवर्ती क्षेत्रों को छोड़ दक्षिण प्रांत का रुख करने लगे, जहां रोज़गार की संभावना बेहतर थी, मतलब वहां पे रोज़गार उनको ज़्यादा मिल सकता था। तो कुछ अन्य शहरों की ओर चल पड़े। मज़दूरों की आय का ठिकाना ना रहा, रोज़गार असुरक्षित और आजीविका के स्रोत अस्थिर हो गए, मतलब वो बिल्कुल बेकार हो गए देखा जाए तो। ठीक है, अब यहाँ तक तो इंग्लैंड की बात आई। अब इससे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी आपकी 30 to 35 मिनट तक की हो सकती है, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब मैं इसका सेकंड पार्ट डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।